अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज से हमारा लेक्चर बायोलॉजी प्रिपरेशन का स्टार्ट है और जिसमें कोई 40 के करीब टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग कवर करेंगे इंशाल्लाह। और आउटलाइन मैंने आप लोगों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप में मैंने आप शेयर की थी। अच्छा, मेंबर्स किसी एक का माइक ऑन है, पीछे शोर आ रहा है, आप उसे ऑफ कर दें। आप लोग ना अपने माइक ऑफ कर दें, जब क्वेश्चन पूछे ना तभी ऑन कर लीजिएगा। चलिए, तो उसमें हमारा स्टार्ट है वायरसेस से, उसके बाद बैक्टीरिया है, बॉटनी ए, बॉटनी बी, बॉटनी सी, बॉटनी डी के साथ साथ रैंडम जो बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह उनको भी कवर करेंगे और साथ में जूलॉजी के हवाले से मिलर हार्ले की बुक है उसको भी फॉलो करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है वायरस से रिलेटेड है, वायरसेस से स्टार्ट है। इसमें देखें, आप लोगों को सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि ये वायरसेस हैं, ये नॉन सेलुलर हैं। नॉन सेलुलर, और इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है ए सेलुलर, कि ऐसी बॉडी, ऐसा पार्टिकल, ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी बॉडी सेल से बनी हुई ना हो। देखें, सेल से बनी हुई बॉडी या कोई स्ट्रक्चर, कोई बॉडी ऐसे होती है जिसके पास प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन हो, साइटोप्लाज्म हो, न्यूक्लियस हो, जिसके पास ये सब चीजें होंगी, उन्हीं को हम लोग कहते हैं कि भाई ये सेलुलर है। जबकि वायरसेस क्या है, आप लोगों को पता है कि वायरसेस के अंदर, वायरसेस में दो ही बातें हैं, एक उसका इनर पार्ट और एक उसका आउटर पार्ट। इनर होता है न्यूक्लिक एसिड जिसे हम जीनोम भी कहते हैं। अच्छा, जीनोम का जो लिटरल मीनिंग है वो ये है कि टोटल कंटेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी के टोटल जेनेटिक मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, जीनोम। और आउटर साइड पे क्या होता है, उसका प्रोटीन का कोट बना होता है। तो देखें ये कि इट कैन बी डिफाइंड एज नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस। अब लफ्ज आ रहा है इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस वर्ड है इन्फेक्शन से, और इन्फेक्शंस कहते हैं किसी भी माइक्रो बॉडी का अदर लिविंग बॉडी पे जो अटैक हो, उसके नतीजे में डिजीज काज हो, हम उसे क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस entities which contain RNA or DNA encased in protein coats and reproduce only in living cell। अच्छा, वायरस के ना, जब भी हम वायरस की डेफिनेशन को देखते हैं तो दो बातें हमारे पास बड़ी अहम आती हैं। एक उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियोकैप्सिड। वायरस के स्ट्रक्चर के लिए हम एक वर्ड भी यूज करते हैं कि दीज आर न्यूक्लियोकैप्सिड। कि न्यूक्लियो मीन उसके इनसाइड डीएनए आरएनए मौजूद है और बाहर की तरफ क्या, प्रोटीन कोड है। ये तो होगी वायरस के इंट्रोडक्शन में, वायरस की डेफिनेशन में एक मेन बात। दूसरी बात ये है कि देखें, जिस वक्त ये अपने होस्ट की बॉडी में जाता है, अच्छा वायरस इतने छोटे हैं कि सेल मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर जाती हैं और ये सेल के अंदर चले जाती हैं। जबकि बैक्टीरिया, इसके मुकाबले में अगर हम बैक्टीरिया से कंपेयर करें तो बैक्टीरिया का साइज इतना बड़ा है कि वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। और ये जो क्या करते हैं, जब ये जैसे ही होस्ट के सेल में जाती हैं तो जाके उसको कंट्रोल करके उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी, जैसा कि उसका न्यूक्लियस है, उसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके राइबोसोम है, गोल्जी बॉडीज हैं, उसके इन ऑर्गेनेलीज को यूज करके ये अपना नया जेनेटिक मटेरियल बनाएगा, अपने लिए प्रोटीन बनाएगा और फिर उनकी असेंबली करके नया वायरस बना लेता है। तो वायरस की हिस्ट्री के बारे में है यहाँ पे, इसकी हिस्ट्री के बारे में कि जो वायरस है, आप लोगों को पता है कि पॉइजनस मटेरियल हम इसे कहते थे पहले, और ऐसा पॉइजनस मटेरियल जो डिजीज काजिंग भी हो। और फिर उसके बाद चले जाते हैं लुईस पास्चर के टाइम पे। ये सामने आप लोगों को नजर आ रहा है, तीसरे पैरा, हिस्ट्री ऑफ वायरस, डिस्कवरी ऑफ वायरस में सेकंड पैराग्राफ की लाइन नंबर 3 है। लुईस पास्चर ने 1884 में और ए मेयर ने 1886 में स्टडीज की थी, किसके ऊपर, प्लांट वायरसेस पे। और कौन सा प्लांट वायरस था, टोबैको मोज़ेक वायरस था। अब तब इन्होंने भी क्या कहा था, इन्होंने भी कहा था कि जो वायरसेस हैं ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग बॉडी में होंगे, वहां पे डिजीज काज करेंगे और इनको हम लोग किसी भी आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आ गया था 1892 में आइवान्स्की, और इन्होंने क्या किया था, टोबैको मोज़ेक वायरस के हवाले से वर्क किया था और इसने कहा था कि भाई ये फिल्टरेबल एजेंट है।
फिल्टरेबल एजेंट कैसे है, इसने टोबैको मोज़ेक के पत्ते लिए और क्लियर, वहां से उसने उसके लीफ से, क्योंकि लीफ के ऊपर डिजीज के स्पॉट थे, टोबैको मोज़ेक वायरस ने उसके पत्तों के ऊपर अटैक किया हुआ था, वहां पर डिजीज स्पॉट थे, वहां से एक्सट्रैक्ट लिया और फिर उस एक्सट्रैक्ट को इसने फिल्टर किया और वो फिल्टर और वो सेल उस फिल्टर मेम्ब्रेन में से पोर्सलिन फिल्टर थे, कौन से, पोर्सलिन फिल्टर थे जिनकी जो नेचर है वो सेल मेम्ब्रेन से मिलती जुलती होती है, तो वो उसमें से क्रॉस कर गए और उसने फिर उसी फिल्ट्रेट को जब हेल्दी लीफ प्लांट के ऊपर अटैक करवाया तो वहां पर भी उन्होंने क्या किया, अपनी डिजीज काज की। अब यहाँ पे दो बातें हैं, एक बात यह है कि जब वायरस किसी भी जानदार की बॉडी से बाहर होगा तब ये कौन सी फॉर्म में होता है, और जिस वक्त एक वायरस को जानदार की बॉडी पे अटैक करवाया जाए या ये नेचुरली तरीके से खुद अटैक करते हैं, तो जब ये उसके सेल में जाते हैं तो तब इनका बिहेवियर कैसा होगा, तो दो चीजें हैं, जब ये आउटसाइड होते हैं तब ये होता है क्रिस्टल की फॉर्म में, क्रिस्टल की फॉर्म में, और जिस वक्त ये सेल के अंदर होते हैं तब ये जानदार के तौर पे, लिविंग के तौर पे बिहेव करते हैं। तो आइवॉन्स्की ने टीएमवी वायरस के ऊपर वर्क किया था। उसके बाद 1898, जी आप लोग ये सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है आप लोगों को, 1898 में एम, उसके बाद है टी फोर्ट डी हार्ले है और 1935 में स्टैनले, इसे आप लोग रीड करें सामने जो आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसे आप लोग रीड करें और फिर अपना क्वेश्चन पूछें। 1898 में बैजरनेक है और उसके बाद टी फॉर टॉट और डी हार्ले है और फिर उसके बाद है स्टैनले, इसको रीडिंग करें आप लोग। हेलो जी जी सर, जी, इसको रीड कर ली है, इसको रीड कर ली। हाँ इसमें से आप लोगों को कोई डिफिकल्ट पॉइंट लगा हो, ये इसकी वायरस के बारे में बेसिक चीजें हैं। जी सर, इसमें जो पॉक्स वायरसेस हैं, सिर्फ इनकी स्पेशलिटी सिर्फ यही होगी कि ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स हैं। स्ट्रक्चर तो इनका भी वायरसेस जैसा ही होगा, लेकिन उन नॉर्मल वायरसेस से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। एग्जैक्टली exactly, और ख़ास तौर पे कैप्स्टर के हवाले से, और ये पॉक्स स्मॉल पॉक्स वगैरह की डिजीज़ काज करते हैं, जिनका जो कि आज से कुछ अर्सा यानी कि कुछ वक्त पहले पूरी जी, दुनिया में एपिडेमिक की फॉर्म में थी ये डिजीज़। काउ पॉक्स के नाम से। जी जी, कॉ पॉक्स जी, फिर वो स्मॉल पॉक्स को बाद में नाम दिया गया। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। बाकी मेंबर्स आप लोगों को ये पहला पेज क्लियर हो गया, बैक्टीरियोफेज के बारे में है, डी हेरले ने कहा था जी सर, कि क्लियर है। जिन्हें हम बैक्टीरिया ईटर कहते हैं। सर सबसे पहला जो वायरस डिस्कवर हुआ था वो टोबैको मोज़ाइक वायरस था। जी जी, प्लांट वायरस था। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। अब इसमें दो ही बातें हैं,
एक तो उसका इनर क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा, उसके बाद इसका प्रोटीन कोट होता है, इनविजिबल है, लाइट माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आते, इन्हें ऑब्जर्व करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और उसके बाद ये स्पेसिफिक, और ये जितने भी वायरस हैं सारे के सारे क्या हैं, पैथोजन है, सारे के सारे क्या हैं, पैरासाइट हैं, सारे के सारे क्या डिजीज काज करते हैं। कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जिन्हें हम कह सकेंगे भाई ये यूजफुल वायरस है या कोई फायदा देता है। हाँ, लेकिन इनको जी हम लोग सर। लेकिन हम इनको बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में एज अ वेक्टर यूज करते हैं। जी मैं यही बात करने लगी थी सर कि ये रेट्रोवायरसेस जो हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है बायोकेमिस्ट्री में, रेट्रोवायरसेस जो है वो एज ए कैरियर के तौर पर ही। एग्जैक्टली exactly. लेकिन देखें ना, वो इनका सेकेंडरी यूज है। हेलो। इन देखें, रेट्रोवायरसेस हैं। सर मैंने एक बात पढ़ी थी। जी 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 बोलें। सर मैंने एक बात पढ़ी थी कि ये बैक्टीरिया को किल करने के लिए भी इस्तेमाल की जाते हैं, तो इनका ये एक एडवांटेज है। हाँ तो इस तरह देखिए, ये हमारे लिए यूजफुल हुए। नहीं, मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। ये देखें, मैंने अभी क्या कहा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस हैं, मुख्तलिफ तरह के यूज हैं, ठीक है। बुनियादी तौर पे देखें ना, एक चीज ये है कि वो चीज दुनिया में है ही फायदे के लिए। साथ में देखें ना, ये वायरस को, ये देखें, ये बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरियोफेज हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस हैं, ये बैक्टीरिया को मारने का काम भी करते हैं, क्लियर हो गया। कुदरती तौर पे क्या काम करते हैं, ये नेचुरली तौर पे ये बैक्टीरिया को किल करते हैं, उनमें डिजीज काज करते हैं। आल वायरस देखें ना, अब यहीं से अंदर देखें ना, देखो उसका फायदा है, लेकिन वो सेकेंडरी तौर पे है। प्राइमरी तौर पे क्या है, ये देखें पहली लाइन में ही है, इन्फेक्शन काज करते हैं। कोई एक वायरस भी ऐसा नहीं है जो इन्फेक्शन काज ना करे। बाद में हम उनको जेनेटिकली मॉडिफाई करके मुख्तलिफ तरह की कंट्रोल कंडीशन में हम इनसे जितने चाहे मर्जी फायदे भी ले सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। जी बाद में इनको कंट्रोल करके जी इनके हाँ, आप जेनेटिकली मॉडिफाई कंट्रोल करके आप कंट्रोल कहीं भी कंडीशंस इसको। में लाके आप कोई भी फायदा ले सकते हैं। जी बिल्कुल। आप खुद देखें ना, जी बिल्कुल ऐसे। अब देखें जैसे बैक्टीरियोफेज है, अभी जितना भी हमने लिटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल वगैरह पढ़ा, डिजीज के बारे में इनका हमने पढ़ा हुआ है। साथ में देखें बायोटेक्नोलॉजी में बतौर हम इन्हें वेक्टर भी यूज कर रहे हैं, लेकिन जब जी वेक्टर बिल्कुल यूज जी करेंगे तो कंट्रोल तरीके से करेंगे। ऐसे ही। उसके बाद है टाइप्स ऑफ वायरसेस हैं, एनिमल वायरसेस हैं, उसके बाद साथ साथ प्लांट वायरसेस है, जैसे टीएमवी वायरस है, रेट्रो वायरस है। यहाँ पे इन्होंने 4 वायरसेस के बारे में बताया है, इसके एनिमल वायरसेस हैं। देखें, ये जो 4 वायरसेस हैं ये इनके अपने होस्ट की बेस पे हैं, एनिमल, प्लांट, रेट्रो और जेमिनी वायरसेस हैं। और साथ में फिर इसकी मार्फोलॉजी के बारे में आगे जिक्र आ जाता है। मार्फोलॉजी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मार्फोलॉजी है, इनकी शेप है। सबसे पहले मार्फोलॉजी और वर्सेस में इसके साइज का जिक्र है। अब ये 20 नैनोमीटर से लेके 350 नैनोमीटर के साइज तक ये मौजूद है। अब देखें जैसे कि अब ज़्यादातर वायरसेस का साइज कितने नैनोमीटर के दरमियान है, 3 से लेके 10 से लेके 300 नैनोमीटर के दरमियान है। जैसे पोलियोमाइलिटिस जो कि पोलियो डिजीज काज करता है, येलो फीवर है, येलो फीवर में ये एडिनो वायरस आ जाते हैं, याद रखिएगा। एडिनो वायरसेस हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के फीवर काज करते हैं। उसके बाद है डिजीज काजिंग वायरस हैं, स्मॉलर साइज के हैं। स्मॉल पॉक्स वायरस है जो कि लार्जर साइज में आ जाते हैं वायरस हमारे पास, 250 नैनोमीटर का साइज है इनका। उसके बाद आ जाती हैं शेप के हवाले से, रॉड लाइक शेप है,
अच्छा, जो रॉड लाइक है ना, इसमें इसमें एक चीज पूछी जाती है अक्सर पेपर में, जो अक्सर मिक्स भी हो जाती है। रॉड शेप्ड वायरस में ना मोस्टली जिक्र आता है टीएमवी का, लेकिन इसकी जो कैप्सिड है ना, उसकी जो बनावट है, शेप है, वो हेलिकल की शेप है। उसमें जो लगे होते हैं ना कैप्सोमेयर, टीएमवी वायरस की कैप्सिड में जो टीएमवी वायरस की कैप्सिड में जो कैप्सोमेयर अरेंज्ड है, हेलिक्स की फॉर्म में है, इसे हम क्या कहते हैं, हेलिकल रॉड शेप्ड वायरस है। मम्प्स वायरस है, हर्पीज वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है। अच्छा, हर्पीज वायरस के बारे में आप लोगों को मालूमात है, ये किस तरह की डिजीज काज करता है? अच्छा, लेकिन इससे सर एक बात है सर, मुझे तो ये लगा कि जितने भी वायरसेस हैं उन सबका जो कैप्सोमियर का स्ट्रक्चर है वो हेलिकल फॉर्म में ही होगा, सबका नहीं होगा। नहीं, सबका नहीं है। देखिए ना, जो सफेरिकल वायरस है वहां पे तो नहीं जी आएगा। ठीक है, ठीक, मतलब कैप्सोमियर का स्ट्रक्चर भी हर किसी का डिफरेंट होगा। बिल्कुल, उनकी अरेंजमेंट वो डिफरेंट है जी सबकी। ठीक हो गया, ठीक है, वो भी रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं, उन एग्जैक्टली यूनिट्स की जो अरेंजमेंट अब है देखिए ना, वो बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, हमारी बॉडी में मोस्ट ऑफ द प्रोटीन 20 अमाइनो एसिड की बनी हुई है। जी बिल्कुल ठीक ऐसे ही है तो ठीक हो वही अमाइनो गया। एसिड सब में। अब देखें, जी जित अब लेकिन प्रोटीन हजारों किस्म की मौजूद है, सब प्रोटीन में पहला अमाइनो एसिड मिथियोनिन है, जी ऐसे ही है। लेकिन उनकी अरेंजमेंट बाद में, उनकी सिमिट्री वो सबकी चेंज है। ठीक है, ठीक है सर। सर आप कुछ हर्पस वायरस का बता रहे थे। मैं आप लोगों से पूछ रहा था, किसी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, हर्पीज वायरस? नहीं सर, नहीं आप बताइए। हाँ सर, एक तो ये जेनिटल डिजीज काज करता है और इसके अलावा ओरल डिजीज काज करता है। इसमें ना मैं आप लोगों को बता दूं, हर्पीज वायरस ये हर्पीज सिंप्लेक्स की बीमारी काज करता है। खास तौर पे ना इंसान की बॉडी में उसकी स्किन पे, कहीं पे भी स्किन पे ना, ऐसी स्किन में, मतलब जहाँ पे इस वायरस का अटैक होता है, खास स्किन पे और मसल्स में, तो वो स्किन जैसे कोई चीज सड़ नहीं जाती, जल जाती है, ऐसे स्पॉट बनते हैं स्किन के ऊपर। सर लीजन से बन जाते हैं ना? बाद में नहीं, लियंस भी नहीं बनते। लियंस जैसे स्मॉल पॉक्स की वो तो बाद में बने। देखें, लियंस बनना स्मॉल पॉक्स की डिजीज है, पूरी बॉडी पे दाने निकला, ये बॉडी के किसी एक हिस्से पे होगा, पूरी स्किन गलना सड़ना शुरू हो जाती है। इन्फ्लुएंजा वायरस है, टेडपोल शेप है। अब जो के बैक्टीरियोफेज है, इनकी बॉडी हेड टू टेल है, हम इन्हें क्या कहते हैं, टेडपोल। उसके बाद बुलेट शेप्ड है, रेबीज वायरस है, जो कि रेबीज की बीमारी पैदा करते हैं। रेबीज कौन सी डिजीज है? सर डॉग बाइट है और इसमें ये स्पेसिफिक डॉग्स होती हैं जिनके अंदर वो ये वायरस पाया जाता है, और जब वो काटते हैं किसी इंसान को तो ये वायरस उस इंसान के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से उसको भी रेबिस की बीमारी हो जाती है। ऐसे ही है। ऐसे ही है। बैक्टीरियोफेज है, डिफरेंट शेप्स में है। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस है, सेम वही बात यहाँ पे दोबारा आ जाएगी। फुली असेंबल्ड इन्फेक्टिव इनकम्प्लीट इन्फेक्शियस पार्टिकल है, वेरियोन है, कैप्सिड है। अब जो कैप्सिड है, इसमें क्या चीज आ जाती है, प्रोटीन सब यूनिट आते हैं। अब देखें, ये जो सेकंड पैराग्राफ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, दीज इंक्लूड बेसिक प्रोटीन लाइक हिस्टोन। अच्छा बताएं, हिस्टोन प्रोटीन पे कौन सा चार्ज होता है? आप लोग ना लेक्चर, जब भी हमारी डिस्कशन होगी, रफ कॉपी आप लोग अपने पास लाजमी रखोगे। सर ये हिस्टोन जो प्रो... स्टोन लाइक सर नेगेटिव चार्ज। जी जी बताएं, आवाज आपकी कटने लग गई थी। सर मैं बात करूं। जी जी बोलें। जी सर मेरा ख्याल जहाँ तक ये कि स्टोन जो प्रोटीन्स हैं इनमें कुछ प्रोटीन्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, कुछ नेगेटिवली चार्ज होती हैं।
जो हिस्टोन प्रोटीन है ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है। अब इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो दो बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं, आर्जिनिन और लाइसिन की अबंडेंस होती है इस प्रोटीन में, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और ये न्यूक्लियो प्रोटीन है, जी बिल्कुल, हमारे ये हमारे न्यूक्लियो हमारे क्रोमोसोम का ये बेसिक पार्ट है। जी अच्छा, एडिनो वायरस है, स्मॉल पेप्टाइड पॉलीअमाइन्स बैक्टीरियोफेज में है, लिपिड कार्बोहाइड्रेट्स कुछ वायरसेस की कैप्सिड में पाए जाती हैं। और इसी तरह जो ये बाद की बात करें ना यहाँ से कि लिपिड कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो फाउंड इन वायरसेस, इससे ऊपर की जो दो लाइनें हैं ये इसकी कैप्सिड के बारे में है, लास्ट वाली जो दो लाइनें हैं ये इनकी इन्वेलप के बारे में है। मोस्टली कुछ वायरस ना जब अपने होस्ट के सेल से बाहर आउट होते हैं तो वो होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से जब निकलते हैं तो अपने ऊपर सेल मेम्ब्रेन के कुछ पार्ट को चिपका लेती हैं, अटैच कर लेती हैं, कवर्ड हो जाती हैं, तो वो उनकी कैप्सिड के बाहर एक और झिल्ली बन जाती है, इन्वेलप बन जाती है। और आप लोगों को पता है कि सेल मेम्ब्रेन में क्या होती है, लिपिड होती है, कार्बोहाइड्रेट होती हैं। और लिपिड कौन से होती हैं, फास्फोलिपिड होती हैं, ग्लाइकोलिपिड होती हैं, न्यूट्रल लिपिड होती हैं, neutral fat and fatty acid cholesterol. Phospholipid is predominant in viral envelope. देखिए फास्फोलिपिड इज द बेसिक पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और जब एक वायरस सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर निकलेगा और सेल मेम्ब्रेन का कुछ हिस्सा अपने ऊपर कवर करेगा और वो उसकी इन्वेलप बनाएगा, तो वो क्या होगी, फास्फोलिपिड आएगी। सर। ये वायरस तो एक दफा एंटर हो गया सेल के अंदर, जी किसी जी। भी होस्ट सेल के अंदर, तो सर वो उससे बाहर तो नहीं निकलेगा, या तो उसके अंदर मल्टीप्लाई करेगा या उसके अंदर वो डोर्मेंट स्टेट में पड़ा रहेगा। देखिए अंदर जाके ना, अंदर जब ये एंटर होते हैं तो फिर ये दो तरह की कंडीशन हो जाती हैं, या तो ये जी फौरन उसको कंट्रोल कर लेती हैं जी। या उसके अंदर वो स्टे करती हैं। तो सर मैं यही बात कर रही हूँ कि फिर वो बाहर तो नहीं निकलेगा। इट मीन्स कि जब वो अंदर एंटर होगा तो तब वो उसका कुछ ना कुछ पार्ट अपने साथ ले जाएगा अपने एनवेलप के ऊपर। मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ इस पॉइंट को। जी देखिए जिस वक्त वायरस एंटर होता है ना वो अपना सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है, देखिए जी आप लोगों को पता है कोई भी वायरस है वो जी होस्ट के ऊपर किसी भी जगह अटैच नहीं हो सकता, सिर्फ वहीं अटैच होगा जहां पे उसकी रिसेप्टर साइट होगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक जी है, ऐसे ही रिसेप्टर साइट की जो कंपोजिशन है वो इस तरीके से होती है कि वहां से ये वो उसको अटैच अपने फिक्स लॉक जीनोम इन को एंटर कर देता है। जी ऐसे ही है। एंटर करने के बाद, अब देखिए ना, एंटर करने के बाद फिर वो अपना चाहे उसके अंदर स्टे करे या फौरी कंट्रोल कर ले, लेकिन जो स्टे करेगा वो भी कुछ टाइम के बाद उसको कंट्रोल करके अपनी सिंथेसिस करेगा, अपनी जी रेप्लिकेशन करेगा और पूरा वायरस बन जाएगा। जब कंप्लीट वायरस बनेगा फिर वो क्या करते हैं, सेल मेंबर, फिर वहां से दो तरीके से है, कुछ जी वायरसेस की सिमेट्री कम्प्लेक्स है कि उनके ऊपर जी इन्वेलप है, जो इन्वेलप्ड वायरस होंगे वो क्या करेंगे, जब वो होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकलेंगे, ठीक है, तो ठीक निकलते है। हुए सेल मेम्ब्रेन के देखें, जब वो बाहर की तरफ निकलेंगे बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी कोई फूड मॉलिक्यूल की एंडोसाइटोसिस होती है, सेल जी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर जाते हैं तो सेल मेम्ब्रेन के कुछ हिस्से को अपने ऊपर चिपका लेते हैं, अटैच कर लेते हैं। जी सेम बिल्कुल। ऐसे यही करते हैं, वायरस भी करते हैं जो इन्वेलप्ड वायरस हैं। जी ठीक है। और उसके बाद है कैप्सोमेयर, ये स्मॉल प्रोटीन यूनिट है जो कि किसको बनाते हैं, वायरस की कैप्सिड को बनाते हैं। और कुछ वायरस के ऊपर लिपोप्रोटीन की इन्वेलप होगी या ग्लाइकोलिपिड की इन्वेलप होगी, और जिनके ऊपर इन्वेलप एक्स्ट्रा नहीं होती हम उन्हें नेकेड वायरस का नाम देते हैं। अब यहाँ पे देखें, अब वायरल जीनोम के बारे में है, कुछ डीएनए वायरस होंगे, कुछ आरएनए वायरस होंगे।
समझ आ गई जी। वायरल जीनोम की भी डीएनए आरएनए हो गए, दोनों एक साथ मौजूद नहीं होंगे। हैप्लाइड डिप्लाइड वायरस होंगे जिनमें क्रोमोसोम यानी कि डीएनए की सिंगल कॉपी होगी, वो हैप्लाइड वायरस है। जिनमें कंप्लीट डीएनए होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, ये नाम देंगे इसे। जी, ये आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है जैसे, ये देखें, ये वाला जो ये आप लोगों को स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है ये है टीएमवी वायरस। कौन सा? टीएमवी वायरस। ये बाहर क्या चीज है, ये जो आप लोगों को स्मॉल यूनिट नजर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये कैप्सोमेयर है। और अंदर क्या चीज है, ये आरएनए का जीनोम है। आरएनए मॉलिक्यूल मौजूद है जिसे थोड़ा ब्लैक करके दिखाया गया है। क्लियर हो गया ये आप लोगों को? जी सर। चले, मैं इस वीडियो को ना यहाँ पे स्टॉप करने लगा हूँ, और अभी 2 मिनट के बाद मैं लिंक भेज रहा हूँ आप लोगों को, और अगला हम डिस्कस करते हैं वायरस के लाइफ साइकिल से रिलेटेड उसकी आगे इंफॉर्मेशन है। चलें, आज हमने इस लेक्चर में वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी थोड़ी डिस्कवरी के बारे में हमने बातें एक्सप्लेन की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वायरस की रेप्लिकेशन के हवाले से, और एज एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लेंगे बैक्टीरियोफेज को और टीएमवी वायरस को, इनके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोगों ने उससे टीएमवी को भी एक्सप्लेन करना है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।